Assalamu alaikum. Welcome back to Debrief. Today on table we have Heather and Usama. अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक. So let's begin with the comments of yesterday's podcast. कल कौन कौन था हमारे साथ? कल हमारे साथ थे ख़याम थे, ख़याम, उसामा भी थे कल, उसामा भी थे, युसरा थी. अच्छा. तो कमेंट्स खोले में आपने? जी जी. कमेंट्स देख लेते हैं. तो इन्होंने काफ़ी सारी जो है वो चीज़ों के प्राइसेस के बारे में और महंगाई के बारे में बात हुई थी, एंड दैट स्पार्क्ड अ कन्वर्सेशन इन द कमेंट्स, जिसमें कमेंट्स में बहुत सारी इस तरह की कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी कि बहुत से लोग, जैसे एक कमेंट है EIF वीडियोस का, एक नहीं इनके मल्टीपल कमेंट हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स रेस किए हैं, तो मैं इनको शाउट आउट टू EIF वीडियो. एंड थैंक यू फॉर मेंशनिंग दी स्टार्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट से हमारे डिस्कोर्स से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है. एंड दैट्स ऑल्सो समथिंग वी ट्राइंग टू प्रमोट कि हर चीज़ का हम लोग ना एक डेटा ड्रिवन चीज़ बनाएं. जो मुझे डीब्रीफ कमेंट्स में अच्छी चीज़ लगती है कि हम यहाँ पर बैठकर एक डिस्कशन करते हैं और फिर उसकी सब डिस्कशन कमेंट्स में शुरू हो जाती है. हमेशा ऐसे होता है. और एक्चुअली मेरे ख्याल में वो होना भी यही चाहिए कि हम एक डिबेट को इनिशिएट करें. एक्चुअली हमारी इंटेंशन भी यही थी कि हम लोग एक टॉपिक को टच करें, बाद में एक बात छिड़ जाए, फिर लोग और सोचें इस बारे में. उसामा के लिए काफ़ी अच्छा कमेंट आया है. गायब हो गया. अच्छा. वन ऑफ द मोस्ट interested and my favorite topic, SEO. A huge appreciation to Usama Iqbal Khwaja for such a great discussion on international side and national economic situation. Jameel Rahman ने किया. और एक और ने भी किया कि I see that the panelists are, I'm noticing some improvements, even though there are some panelists I don't agree with, but it's good to hear from the other side of the story. That's fine. You don't have to agree with everything we are saying. You're human, and that's what a discourse and debate is. तो अच्छी बात है आप agree नहीं करें. अब you tell us कि आप agree क्यों नहीं करें, ताकि हम उस पर आपको respond करें. We can, हेल्दी वे में एक डिबेट आगे चले. एक डिबेट आगे चले. अच्छा, एक कमेंट है, एक बंदा है आदिल अली, ही कमेंट्स ऑन एवरी एपिसोड. मैं कर इसके दो कमेंट्स हर कमेंट पर एपिसोड पर होते हैं. काइंडली इनवाइट मुजम्मिल वंस अ वीक और एटलीस्ट वंस अ मंथ इन योर पॉडकास्ट. और एक होता है, आई गेस दिस इज द फर्स्ट जेन ज़ी पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान. वी रिप्लाइड इन द लास्ट एंड स्टिल ही कमेंटेड इट. सो आई डोंट नो इफ इट्स द फर्स्ट जेन ज़ी पॉडकास्ट बिकॉज इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. एंड योर क्वेश्चन अबाउट काइंडली इनवाइट मुजम्मिल भाई. मुजम्मिल भाई will most probably never show up on debrief. प्लान होता है हमारा, काफ़ी बार उन्होंने आना होता है, लेकिन वो फिर 10 मिनट पहले कहते हैं नहीं. क्योंकि अगर if you're asking कि मुजम्मिल भाई इस पॉडकास्ट में, then you are not understanding the concept of debrief. The concept of debrief is non-experts, readily available people who can shoot every day and then release a video every day. So like we work here, this is our workplace. हमारे लिए वर्क प्लेस है, हम वर्क प्लेस से उठ के आते हैं, वी डू रिकॉर्ड डिब्रीफ एंड वी गो बैक टू आवर ओन वर्क. तो हमारे लिए इसीलिए इसकी हर रोज ऐसी कोई पाकिस्तान में पॉडकास्ट नहीं है जिसकी रोज एपिसोड आती हो. दैट टाइम फॉर श्योर. हाँ, ऐसी रोज किसकी आती होगी यार. वी आर रिलीजिंग 5 एपिसोड्स एवरी वीक विच इज ह्यूज. तो इसकी वजह ये है कि हम लोग वो लोग इस टेबल पे आके अवेलेबल बैठते हैं, जो हमारी डिस्कशन चल रही होती है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं. और सेकंडली वो लोग होते हैं जो यहाँ रेडली अवेलेबल है. मुजम्मिल भाई रेडली अवेलेबल नहीं होते. ही इज एक्सट्रीमली बिजी पर्सन. ही इज डूइंग 1 मिलियन थिंग्स. हमारे साथ मुजम्मिल भाई हमें नहीं वो लगाते हैं. मेरी लास्ट वीडियो मुजम्मिल भाई नहीं देखी, वो रिलीज हो गई क्योंकि उन्होंने इतना टाइम नहीं था कि वो मेरी 7 मिनट की वीडियो देख सकते, और वो रिलीज हो गई. तो हम लोग को खुद नहीं मिल रहा. आप 7 मिनट नहीं मिल रहे तो आप बोल रहे हैं कि 40 मिनट बैठ के पॉडकास्ट करें. सो दैट्स नेवर हैपनिंग. दैट at least in my opinion never happening, but who knows, शायद हो जाए. तो पहले कमेंट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. Yeah, so one of the top trending tweets right now is about hijab. Hijab is not one tweet, but I think that Twitter for past 2 days, but today and yesterday it's entirely about hijab, and it happened because of ये शुरू कैसे हुआ है ये थोड़ा सा. It started after a clip of Parvez Hoodboy. I don't know how to pronounce it. Hoodboy. Hoodboy. Is that a Pakistani name? I don't know. I've never heard it यार. आपने कभी हुड बॉय नाम सुने पाकिस्तान में? हुद भाई सुना है. अच्छा, ये मेरे ख्याल हुद भाई होगा फिर. हुद भाई होगा. हाँ, चलो फिर अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, you can tell us in the comments से किस तरह प्रोनाउंस करते हैं. तो उन्होंने उनकी एक क्लिप वायरल हुई. अच्छा, परवेज हुड बॉय हैं कौन? He's a nuclear physicist. He's very renowned in the world. He has been all around the world. He is an academic, a professor for the past 40 years. एंड ही वॉज इन्होंने MIT वगैरह हर जगह पे पढ़ाया भी है. ही वॉज अ पार्ट ऑफ फैकल्टी इन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी. ही वॉज अ पार्ट ऑफ फैकल्टी इन लम्स, एंड ही इज ऑल्सो एन एक्टिविस्ट. ही ऑल्सो रोट कॉलम्स फॉर एक्सप्रेस ट्रिब्यून. तो ही इज एन एक्टिविस्ट. ही इज अ वेरी academic person, but his views are very and that's what is popular for his views. His views are very extremist. Would you call his views left wing, very far left wing, or what do you think? I don't think if I should. I know if his views are very left wing. I'm not sure also. Yeah, I'm not. His views are very anti-state. नहीं, anti-state नहीं कह सकते. Anti-state is not a correct word. His views are very
एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट, आप एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट कह सकते हो, ठीक है। ठीक है। हिज व्यूज आर वेरी एक्सट्रीमली लेफ्ट, वेरी एंड इज वेरी वोकल अबाउट इट। तो लाइक ही इज ऑलवेज गोइंग ऑन, लम्स ने उनको फायर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज व्यूज। तो उनके बाद उनकी एक न्यूज़ पर क्लिपिंग, वो न्यूज़ पर नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं, वो 4 लोग होते हैं, बस उनका माइक चारों का ओपन होता है और बस लगे हुए होते हैं चारों, वो वाली जो होती है न्यूज़, उसमें वो उन 4 में से एक थे। तो उन 4 में से एक में उन्होंने आकर बोला कि मैंने 1970 से पहले भी पाकिस्तान में पढ़ा है और 1970 से पहले लड़कियां नॉर्मल होती थीं। उन्होंने वर्ड नॉर्मल यूज़ किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि लड़कियां नॉर्मल होती थी, फिर मैंने 1970s के बाद देखा कि हिजाब आ गया और लड़कियों ने बुर्का करना शुरू कर दिया, और लड़कियां, उनका अंडरटोन ये थी कि लड़कियां अब नॉर्मल हो गई। तो वो अब जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो उस तरह क्वेश्चंस नहीं पूछती जैसे पहले पूछती थी, और ये नहीं होती थी, ये होती। तो बेसिकली उनके पूरे बात का खुलासा ये था कि उन्होंने 2-3 मिनट कुछ ही वॉज गॉन बैबलिंग अबाउट इट, और उन्होंने 2-3 मिनट में ये कहा कि लड़कियां जो है ना, अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हिजाब कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, विच इज़ undermining women, which is making women confidence का कम हो रहा है, उनका कम हो रहा है, और they are abnormal. The hijabi women are abnormal. अच्छा, जो बात की जो डायरेक्शन गई है ना, वो मेरे ख्याल में नहीं ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि मैंने कई दफ़ा ना रिसर्च करते हुए 60s और 70s के जो न्यूज़पेपर है ना, वो जाके आर्काइव्स वगैरह में से जो हमारी लाइब्रेरीज में मौजूद हैं वो मैंने निकाल के देखें। तो मतलब उन पे कई इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो कि अब जो है ना, हम सोशल मीडिया पे भी कोई उसको जो कि एक बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म है वो शेयर नहीं, मेरे फ़ोन में भी इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने वो उनकी क्लिपिंग्स निकाली, देखी, और वो एक 70 से पहले एक था कि हमारी जो सोसाइटी थी ना वो बड़ी ओपन थी। फिर जब यहाँ पे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो जहाद कल्चर स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, हाँ, पोस्ट से, सो वो बहुत सारी चीज़ें यानी सोसाइटी के अंदर ना सप्रेस हुई। यहाँ से जो लेफ्ट विंग था उसको वाइप आउट कर दिया गया। उसके बाद फिर ये मतलब यहाँ पे अब यहाँ हालात ये देख लें कि जो लेफ्टिस्ट है ना, वही कम्युनिस्ट भी हैं, वही सोशलिस्ट भी हैं, वही खुद को लिबरल भी कहते हैं, वही मतलब कह रहे हैं कि हम लेफ्ट के लोग भी हैं। अच्छा, वो जो कम्युनिस्ट है वो जाके उसको जो अवार्ड मिल रहे हैं वो उसको अवार्ड मिले होंगे USA से। तो मतलब इस चीज़ की कुछ समझ नहीं है। तो यहाँ पे ना फिर वो जो एक स्पेस थी ना उसको फिल करने के लिए लोग इनकॉर्पोरेट किए गए। तो उसकी वजह से अब वो जो मतलब जेन्युइन जो लोग थे ना, जो राइट के हैं या लेफ्ट के हैं, वो रहे नहीं हैं। ठीक है, मतलब राइट के तो ठीक है चलें, वो एक चैन चल रही थी, लेकिन जब पोस्ट या में जो हमने चीज़ ये देखी कि वो जो लेफ्ट था ना, वो या तो सारा यहाँ से भाग गया या कुटकुटा गए, क्योंकि यहाँ पे एक जहाद कल्चर था। तो वो एक जो ओपन सोसाइटी थी ना वो थोड़ी सी हुई, और उसके भी कुछ इफेक्ट्स हैं। इसको हम लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अब जो पॉइंट आप बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं ना, आई एम टोटली एग्रीड विद यू कि जो यहाँ पे मतलब एक जो स्पेस होनी चाहिए थी ना, इस पर बल्कि किसी और दिन भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, कि जो स्पेस होनी चाहिए थी बीच में ना, कि लोग एक दूसरे की बात को सुने और बर्दाश्त करें और ऐसी बात करें। आपको आपकी राय की आज़ादी है, आप खुल के बात करें, लेकिन दूसरे के ऊपर आपकी जो राय है ना वो इम्पोज नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी बात ना करें कि जो जिससे ना दूसरा डिस्टर्ब हो, जिसकी दूसरे की जो आज़ादी है ना उसमें खलल पड़े। पर्सनल लिबर्टी की बात है ना। एक्चुअली आई थिंक वही कि आपने उस बात की ना कि हम डिस्कोर्स किस तरह का होता है, ऑल्सो कि आप जब डिस्कोर्स करते हैं, एक तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती हमारे में, पाकिस्तान में ये सोचे, एक्चुअली पाकिस्तान में पूरी दुनिया में सोचे कि आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि आपको उस दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू भी absurd लगे। एक हेल्दी डिस्कोर्स वही होता है कि यू एटलीस्ट लिसन टू दैट। लेकिन आई थिंक इन दैट यू नीड टू रियलाइज कि आप किसके लिए बोल रहे हो। नाउ इफ आई स्टार्ट हैविंग अ डिस्कोर्स ऑन फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कम्युनिटी और फॉर एग्जाम्पल पश्तून माइनॉरिटीज़ वगैरह, ठीक है, तो ठीक आई कैन बी अ वॉइस फॉर देम इफ़ आई हैव मोर पावर, ठीक है, लेकिन आई कैन नॉट स्पीक के उनके लिए क्या बेहतर है क्या गलत है। ठीक है, मैं उनके बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई बीइंग अ रिसर्चर, आई कैन शेड लाइट टू द इशूज़ कि ये मसला है एंड जस्ट समवन लुक एट इट, सम पर्सन पोजिशन ऑफ पावर को देखो। लेकिन मुझे नहीं कह सकती कि भाई इनका ये मसला है, वो इस तरह वो फील करते हैं, इस तरह को सॉल्व करो। दैट इज व्हाट हुड बॉय वाज सेइंग। ठीक है, इफ यू वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट वुमेन सप्रेशन इन पाकिस्तान, जो कि एक मसला है, नो वन डिसएग्रीज ऑन दैट, दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। हम अप्रिशिएट करते हैं कि ही इज अ पर्सन इन पोजिशन ऑफ पावर की फॉलोइंग है उनकी, वो इस इशू पे लाइट शेड कर रहे हैं। लेकिन फिर आप कहते हैं कि यू नो वुमेन जो सर्टन काइंड की होती हैं, एक तो आप यू आर कैटेगराइजिंग वुमेन बेस्ड ऑन द क्लोथिंग, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। ठीक है, एक औरत जो है एक इंसान है और उसको आप उसके मेरिट पे देखें, उसके कैलिबर पे देखें, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी, उसकी वैल्यू स्किल्स पे देखें, वैल्यूज़ पे देखें। कपड़ा तो कोई चीज़ नहीं है। हमने कभी किसी मर्द को इस तरह से जज किया है कि सलवार कमीज पहनता है या ये पैंट शर्ट पहनता है, ठीक है, उसके हमने कैलिबर को नहीं सर जज किया। तो यू नो वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट द सेम फॉर आवरसेल्व्स ऑल्सो। तो और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, यहाँ तक हिजाब की बात है कि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, क्योंकि हिजाब इज़ लाइक बीइंग अ वुमेन। आई नो कि किस तरह हमारी सोसाइटी में
कपड़ों को यूज़ किया जाता है एज अ टूल टू सप्रेस अस. इट्स ट्रू, इट्स द रियलिटी. लेकिन जस्ट टू बेस इट के हिजाब वाली जो लड़कियाँ क्लासेस में होती हैं, दे कैंट स्पीक, दैट्स नॉट बिकॉज द हिजाब, दैट इज बिकॉज द एनवायरमेंट दे वर रेज्ड इन. ठीक है. और वही एनवायरमेंट तो उन्होंने तो क्रिएट नहीं किया. अ गर्ल हु सीम्स टू बी वेरी मॉडर्न एंड वेरी एडवांस्ड, ठीक है, अपने कपड़ों से, इन द वे शी स्पीक्स वगैरह, उसका भी आई हैव सीन दैट माई सेल्फ कि दे हैव कॉन्फिडेंस इशूज़. ठीक है. वो दे आर वेरी एंक्शियस अबाउट थिंग्स क्योंकि उनके घर से और बाकी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. एंड ऑल्टरनेटिवली वी हैव सीन गर्ल्स इन हिजाब, वी हैव सीन गर्ल इन अबाया हु आर वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है. बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. क्लोथिंग इज़ अ पर्सनल चॉइस. ठीक है. इट बिकम्स देयर इज अगेन इट्स स्टिल अ डिबेट के इट इज़ ऑपरेशन भी. आप कह सकते हैं. आपको आई अंडरस्टैंड वाई पीपल लिंक हिजाब विद ऑपरेशन बिकॉज इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ टूल. लेकिन इन द एंड आई डोंट थिंक एनीवन एल्स शुड कॉमेंट how it's affecting a woman except the woman herself. I feel disgusted that we had to stoop down to a level to discuss that. Yeah. I mean, clothing is something so part of someone's personal liberty, and that it should never be considered, talked about like it's not nobody's business. And I feel so disgusted and I feel so sad that in our Pakistani Twitter this became a issue. This is so sad. और मतलब वही होता है कि परवेज़ हुडबॉय जैसे साहब हैं जो कह रहे हैं कि इनको आज़ाद करो, इनसे हिजाब उतरवा के. देन देर आर एक्सट्रीम राइट विंग पीपल जो खलील रहमान टाइप और या मकबूल टाइप जो कहते हैं कि और इस तरह के जो जल्जले भी जो आते हैं वो भी हमारी वजह से आते हैं. ठीक है. लड़कियों ने जीन्स पहन ली है और फिर इस तरह की डिस्कशन से तो जो एक्चुअल इशू है उससे तो एक्चुअली तो वजह हट गई है और अब वो एक नई डिबेट शुरू हो गई है. एक्चुअली तो जो इश्यूज थे उन पे बात होती उससे हट के दूसरी तरफ चली गई. दिस इज एक्चुअली व्हाट स्टीरियोटाइपिंग इज कि आपने मतलब एक सर्टेन काइंड ऑफ वुमन को देखा और स्टीरियोटाइप कर दिया उसे. आपने उसकी बाकी पूरी पर्सनालिटी को आपने डीपर्सनलाइज कर दिया उसे. ठीक है. उससे आपने उसके हर वैल्यू को निकाल दिया, हर पर्सनालिटी ट्रेट को निकाल दिया, उसका मेरिट निकाल दिया, उसका कैलिबर निकाल दिया जस्ट बिकॉज शी लुक्स और स्पीक्स अ सर्टेन वे. तो मतलब अगर आपकी क्लासेस में ऑनेस्ट स्पीकिंग अगर क्लासेस में लड़कियाँ ज़्यादा झिझक रही हैं ना बोलने से, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हाउ दे लुक, इट इज़ बिकॉज लड़कियों को जनरली ओवरऑल विद इन देयर होम्स, विद इन द सोसाइटी, वो यूनिवर्सिटी जाती हैं वो इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वायरमेंट कैसे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंक्शियस फील करती हैं चीज़ों के बारे में. तो जब व्हेन दे गो टू यूनिवर्सिटी जनरली स्पीकिंग पहली बार होता है कि लड़कियों को एक खुला माहौल मिला होता है और तब इट्स वेरी स्ट्रगलिंग. इट्स ऑल्सो फॉर बॉयज़. ठीक है. स्पेशली बॉयज़ हु कम फ्रॉम लाइक थोड़े इम्पॉवर्ड बैकग्राउंड्स टू सिचुएट देमसेल्व्स देयर. लेकिन फॉर वुमेन जो ना एक एडेड प्रेशर होता है क्योंकि हम पे इट इज़ ऑलवेज एडेड प्रेशर टू मेंटेन द इज्जत, टू मेंटेन द मोरालिटी. तो वो चीज़ है कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट देयर वेयरिंग, इट इज़ जनरली अबाउट कि जनरली लाइफ में कितना उनको प्रेशर मिला हर चीज़ के बारे में. तो आप इस कोर इशू को डील करो जो आपने क्रिएट किया सोसाइटी में माहौल, आप उसको डील करो. इफ वुमेन आर नॉट स्पीकिंग अप इट्स योर फॉल्ट. इट्स हु आर आपने इन्वायरमेंट पेश किया उसकी गलती है. तो आपने अगेन इशू जिस तरह सामा भाई ने कहा इशू से आप हट गए हैं और आप बस एक बहुत लेम चीज़ पे आ गए हैं कि कपड़े कैसे पहने हैं, निकाब किया हुआ है. I would rather not talk about it. उसके बाद हैदर भाई मैं इसको फिर पुरानी बात से लिंक करूँगा कि एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग इनकॉर्पोरेटिव जो कि जिन्होंने कहा कि हम लेफ्टिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वो एक्चुअल वो थे नहीं. और फिर उन्होंने ना जो मतलब एक मजलूम तबका है ना, मतलब लाइक हमारे जैसे हमारे यहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं या जो भी मतलब वो बात कर रहे होंगे जो लोअर क्लास है या लोएस्ट क्लास जो है उसकी, और वो सबसे ज़्यादा टारगेट भी उन्हीं को करेंगे कि वो ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं. ठीक है. बहुत सारे इश्यूज उस वजह से भी हैं, लेकिन आप उनकी बात करें ना यार, उनके इश्यूज़ की बात करें. आप उन्हीं के ऊपर क्रिटिसाइज करना, उन्हीं के ऊपर मलबा, मतलब जो जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, ठीक है, उसके अंदर उसका भी कसूर होता है. जब किसी बंदे के साथ ज़्यादती हो रही होती है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा उसका पार्ट होता है, लेकिन आप कभी भी विक्टिम ब्लेमिंग तो नहीं करते ना. तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर ना ये वहीं से इसकी जो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स है ना ये वहाँ जाके जुड़ते हैं. विक्टिम ब्लेमिंग इज इटसेल्फ इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानी पीपल इन पाकिस्तानी सोसाइटी. मतलब जिसके साथ इशू चल रहा है उसी को कर दिया कि भाई अब तुम ऐसे कर रहे हो इस वजह से. A lot of our social and cultural problems would be solved automatically if we just fix the problem of victim blaming and people start understanding that it's not okay to blame the victim, and it's better to understand कि landscape क्या है, किसकी वजह से मसला हुआ, रूट कॉज क्या है, क्या चीज़ है, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लेमिंग ऑन विक्टिम्स. दैट्स ये तो एक चीज़ है. उसके बाद इस टॉपिक पर क्या हुआ कि न्यूज़ एंकर ऑन समा टीवी किरण नाज, दैट बिकेम अनदर बिग न्यूज़. और उन्होंने क्या किया कि शी स्टार्टेड हर शो, उनका 7 से 8 शो होता है. वो शो के दरमियान शी वॉज जस्ट रिपोर्टिंग हर न्यूज़ एंड देन शी स्टार्टेड वेयरिंग अ हिजाब वाइल रिपोर्टिंग द न्यूज़. And then she started wearing her hijab और उन्होंने पूरा हिजाब किया and she got into complete burqa.
and then she kept delivering her news, and then at the end she said कि Mr. Hood Boy, you can see कि मेरी आवाज़ हिजाब पहनने से पहले या हिजाब पहनकर नहीं बदली. So that's what she did, and that became another like Hood Boy trend नीचे चला गया था ट्विटर पे, और फिर ये ट्रेंड ऊपर आ गया, हर वीडियो गॉट वायरल. So what are your thoughts? एक वैसे इनका बैकग्राउंड भी है. किरण नाज ने एक दफ़ा ये भी कहा था, मैंने अपने शोहर को जाना दूसरी शादी की इजाज़त दी है, तो वो तब भी ये बड़ी वायरल हो गई थी. अच्छा, she has that. What are your thoughts on something like that? Exactly, मैंने पहले बात कही थी कि if Kiran is a confident woman, that is because of the training she has had as a journalist, or as where she received education, family support भी होती है. You know, again, a piece of clothing cannot change that. ठीक है, तो वही कि उन्हें हिजाब पहना, we should just prove that point ना, what we are trying to make right here. It doesn't really matter. So yeah, that's I think बस पाकिस्तानी सोसाइटी को औरत के कपड़ों से थोड़ा मूव हो जाना चाहिए, और इस बियॉन्ड दीज लाइन सोचना चाहिए ज़रा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले हैं हर चीज़ के बारे में, और मतलब उन्हें डिस्कोर्स थोड़ा हेल्दी करना चाहिए. चलिए, ब्रिंगिंग द कन्वर्सेशन टू समथिंग लाइट, समथिंग बेटर. हम SEO के बारे में बात करते हैं. दिस इज एन समिट जो अभी भी हो रहा है. हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है, रिपोर्ट कर रही है. हमारी टीम की तरफ से मरियम और सऊद गए हुए हैं. दे आर लाइव रिपोर्टिंग. अगर आपने SEO के बारे में जानना है तो हम फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं. अगर हमें आप ट्विटर पे फॉलो करें, सलमान यार यहाँ कहीं ट्विटर हमारा हैंडल लगा ग्लोबल, और ट्विटर पर हम लोग लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं डायरेक्टली फर्स्ट हैंड. हमारे वहाँ पर है. सामा भाई, थोड़ा सा लाइट शेड करें SEO में इस वक्त क्या चल रहा है, आज क्या दिन है, आज क्या होना है. कुछ चीज़ें तो हमने कल भी ऑलरेडी डिस्कस की थी, और लेकिन वो हमने ईरान, अफगानिस्तान और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सारे वर्ल्ड लीडर्स ने अपना वो किया है. जो इसके 8 मेंबर्स हैं वो उन्होंने खिताब करना है. प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ बातें जो उनका खिताब तो हो गया. जी हो गया है, और अभी बाकी लोगों ने भी खिताब करना है. एक चीज़ तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जैसे इजलास बुलाने से पहले इसमें एक चीज़ ये भी आ रही थी कि ये बेसिकली ताजिकिस्तान तो दुशंबे में हो रहा है, तो उनको कुछ रिजर्वेशन थी ना इसके ऊपर कि जो भी नई इंटर्म गवर्नमेंट बनी है अफ़गानिस्तान के अंदर, कि उसके अंदर जो ताजिक कम्युनिटी है उसको उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई. और फिर वो जो पंशीर के अंदर लोग थे वो भी ताजिक बैकग्राउंड वाले थे, और वो इस तरह सर्वाइव नहीं कर सके क्योंकि सप्लाई लाइन नहीं थी, तो रेजिस्टेंस नहीं हुई है. बल्कि वो पंशीर जो है ना, बल्कि अभी तो मैं वो आज आई गेस BBC पे देख रहा था कि इस पे वो खाली हो गई है. पूरा कवर कर लिया तालिबान ने? नहीं, वो तो उन्होंने टेक ओवर ऑलरेडी वहाँ पे कर लिया था ना, हफ्ता 2 हो चुके हैं. तो अभी वहाँ पे मतलब वो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ना वहाँ छोड़ के जा चुके हैं, कई वैलीज़ हैं. तो वो भी एक रिपोर्ट थी. अच्छा, तो इसके ऊपर अभी इनकी रिजर्वेशन थी. दूसरा फिर ये था कि अब ईरान को परमानेंट मेंबर, ये कल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, उसको बनाने के ऊपर वो है. इससे पहले वो खैर कल हम काफ़ी सारी ऑब्जर्वर था ईरान. तो अभी जो ताजिकिस्तान है, क्योंकि ईरान के सेंट्रल एशियन स्टेट्स, बल्कि SEO के जितने भी मेंबर्स हैं ना, इनके आपस के कुछ ना कुछ, जैसे पाकिस्तान और इंडिया मेंबर हैं, और इनकी आपस की कितनी वो है, तो इस तरह जो ईरान है उसकी जो है वो ताजिकिस्तान के साथ और भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनकी आपस में ना कैस्पियन सी के ऊपर और बाकी इस तरह के इशूज़ हैं जहाँ पे इनके आपस में डिस्प्यूट्स रहे हैं. इवन ईरान की रशिया के साथ भी ना उसमें नहीं बनती, इनका एक एग्रीमेंट भी हुआ था उसके बाद. तो वो इस चक्कर में ना, लेकिन अभी ये डायलॉग फोरम है, यहाँ पे तो सिर्फ मतलब अभी बातचीत होती है. और ये इसके ज़रिए से मतलब ऐसा जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में वो ये है कि इनको ना आपस में जो 2-3 कंट्रीज़ जिनके आपस में रिफ्ट चल रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करने की इस फोरम के ज़रिए से भी कोशिश की जाती है. अभी तो खैर ये डेवलप भी मज़ीद हो रहा है ये फोरम. तो इसमें अभी आज जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर ने तो वही बात जो दोहराई है जो जहाँ पे भी वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अब पाकिस्तान ये चाह रहा है. इवन इंटरनेशनली भी इस चीज़ को रिकगनाइज़ किया गया कि पाकिस्तान अब ये चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस हो, क्योंकि उसका डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान पे आएगा. अगर वहाँ पे पीस नहीं होगा तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. और इसी तरीके से जो ताजिकिस्तान है जहाँ पे ये हो रही है, उनके भी डायरेक्ट बॉर्डर मिलता है अफ़गानिस्तान के साथ, तो वो भी यही चाह रहे हैं उनके बकौल के यहाँ पे जो है ना एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो सबको रिप्रेजेंट करे, और जब सबको रिप्रेजेंट करेगी तो वो उससे एक ज़्यादा पीस एंड स्टेबिलिटी, खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा. ये अच्छी बात है कि अब इस रीजन में पहली दफ़ा के स्टेबिलिटी की बातें हो रही हैं कि सारे लीडर्स जितने भी हैं SEO स्टेट्स, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान, सब सिवाय इंडिया के, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इंडिया इज़ थिंकिंग, लेकिन सब ये कोशिश कर रहे हैं कि अब एक
स्टेबिलिटी आए अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान हैज़ बीन अनस्टेबल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. मतलब हमने तो अपनी ज़िंदगी में उसको अनस्टेबल ही देखा है. जितनी हमारी ज़िंदगी है, जो इवन जो देखने वाले हैं या यूट्यूब की जो जनरेशन है, हमने जो मतलब जो जेंजी है पाकिस्तान के, या मतलब बॉर्न इन 98 99 और तब से जंग है. जंग 96 में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान. 2001 में 9/11 हो गया. बस उसका हम तो सिर्फ अनस्टेबल ही थे. और उससे पहले भी जो हिस्ट्री है वो सोवियत के इन्वेजन के, इससे इवन पहले भी जो है ना वो चीज़ें ऐसे ही चल रही थी. तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी डायरेक्शन लगी है. आई होप कि हम अपनी ज़िंदगियों में देख सकें एक फलता फुलता अफगानिस्तान देख सकें हम अपना, ताकि यार हम लोग पाकिस्तान को सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर को तो कुछ तो हमारा वहाँ से ध्यान हटे. हम फेंसिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं. अब अगर हम देखते हैं कि 10 साल में अफगानिस्तान स्टेबल हो जाता है और एक रिस्पेक्टेबल कंट्री बन जाता है, which also behaves like a respectable neighbor, तो we can finally है, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी हमने क्या देख लिया कि यार हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे भी हम परेशान हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे तो हम हैं ही परेशान. अच्छा, ये सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं, मतलब सिक्योरिटी जब वहाँ पे इनसिक्योरिटी है, इंस्टेबिलिटी है, तो उससे बहुत सारी जो आपका इकोसिस्टम है ना वो लिंक्ड है. अगर और फिर सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, अगर इस सारे रीजन के अंदर पीस और स्टेबिलिटी होगी तो जो यहाँ का इकोसिस्टम डेवलप होगा ना, यहाँ मतलब दुनिया की आधी आबादी ऑलमोस्ट SCO की मेंबर है, SCO स्टेट्स में रहती है. फिर इस तरीके से बहुत सारी अभी स्टेट्स हैं जो कि इसके अंदर वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं. तो अफ़गानिस्तान इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान की जो पिछली गवर्नमेंट थी उसको भी ऑब्जर्वर का स्टेटस था. तो यहाँ पे अगर पीस, जैसे अब आज प्राइम मिनिस्टर ने जो रेलवे का जो मंसूबा है कि यहाँ से सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक अफ़गानिस्तान से होते हुए जाए, तो उसको भी उन्होंने कहा कि हम इसको कम्प्लीटली इसे एग्री भी करते हैं और इसको सपोर्ट भी करते हैं अगर यहाँ से हो. तो अगर आप ये देखें इस रीजन का मैप निकाल के ना, तो ये अगर SCO की जो स्टेट्स हैं इनके आपस की जो सिक्योरिटी के इशू सॉर्ट आउट हो जाए ना, तो यहाँ पे इतनी बड़ी इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, जिससे मतलब एक बहुत बड़ा जो कल्चर है सेंट्रल एशिया से लेके पाकिस्तान तक, वो मतलब अगर आप उनकी जो लोग गए हुए हैं या जो वहाँ की वीडियोज़ तो देखें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ना मैच करती हैं. चाइना के साथ नहीं है, ठीक है, लेकिन अब इवन चाइना के साथ नहीं है, उसके बावजूद पाकिस्तान और चाइना की अभी जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तो पाकिस्तान की जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स हैं उधर के लिए वो ऑलमोस्ट, मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि डबल हो चुकी हैं अफगानिस्तान के अंदर. हाँ, वो ट्रक के नंबर्स आ गए हैं कि पहले इतने ट्रक जाते थे, अब कितने ज़्यादा ट्रक जा रहे हैं. अब लैंडलॉक्ड कंट्री है, अगर यहाँ से सिर्फ पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करता बल्कि यहाँ से सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पाकिस्तान को एक्सेस मिल जाती है और उनको यहाँ की एक्सेस मिल जाती है इस मार्केट की. तो कि अगर एक कंट्री को या एक एक्सपोर्टर जो है उसको किसी दूसरी कंट्री की एक्सेस मिल जाए और फ्री एक्सेस हो, वो वहाँ जाए, वहाँ की मार्केट्स को विजिट करे, देखे, लोगों की रिक्वायरमेंट्स को देखे, तो वो कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है. और ये हमारी इकोनॉमी के लिए, और सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं, इस पूरे रीजन की जो इकोनॉमी है. और अगर हम बहुत हिस्टोरिकली पीछे देखें तो सिल्क रूट बेसिकली यही करता था. दिस वाज द सिल्क रूट. और जब आपको अगर आप देखा जाए कि आज से 300 400 500 साल पहले ये जो रीजन था, दिस वाज द सुपर पावर. चाइनीज एंड डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, दीज वर द सुपर पावर्स. और दुनिया की GDP का 25% यही था, सिर्फ इंडिया था. तो उसकी वजह यही थी कि वी हैड दीज सिल्क रूट्स एंड वी हैड दीज रूट्स दैट गॉट जो इन मसलों की वजह से जो इन स्टेट्स के अभी भी ये है कि हमारे लाइक रीजन से चीज़ें जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी स्पेशलाइज इन टेक्सटाइल, चीज़ें जाती हैं और बाहर के मुल्क चली जाएंगी, वहाँ से सिर्फ वैल्यू एडिशन होती है और वापस आ जाएंगी. अब आप देखें कभी ये जो ब्रांड्स नहीं होते, ज़ारा के, मैंगो आई एम नॉट श्योर, H&M वाले, तो लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया, वो घूम के वापस और वो इतनी महंगी होती हैं. अब मैं कहती हूँ, और फिर वो जो होता है कि हमारे ना परसेप्शन होता है कि वहाँ के कपड़े बड़े अच्छे होते हैं. अब जब देखो टैग में कहती हूँ, हाँ हम लोग अपने क्यों नहीं बेच सकते कपड़े. इट जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे वो एक रॉयल्टी वाली चीज़ है, वहाँ पे एक ब्रांड नेम है, और कुछ चीज़ें तो बन के भी यहाँ से जाती हैं, लेकिन नॉट इवन के रॉ मटेरियल जा रहे हैं. तो वही कि अगर ये रीजन स्टेबल हो जाए ना, वी वोंट इवन नीड टू सेंड आवर क्या कहते हैं एक्सपोर्ट्स देयर. हम लोग जहाँ पे लाइक मैन्युफैक्चर करके जहाँ पर ही सेल करेंगे, हमारी इकोनॉमी विद इन यहाँ ही सर्कुलेट होती है इसी रीजन के अंदर. मेरा वो एक, आपने बात किया, मेरा एक दोस्त है, तो वो वजीराबाद गया हुआ था. वो उसकी कुछ फैमिली जो है वो मीरपुर से है, तो उसकी कुछ फैमिली जो है ना वो उधर UK में सेटल है. तो वो वहाँ उनके लिए ना कुछ कटलरी का सामान वगैरह वो एक्सपोर्ट का काम भी करता है. मतलब अभी उसने स्टार्ट किया कुछ अर्सा हुआ. तो उसने वहाँ से वो अपनी पिक्चर्स बहुत सारी बनाई हुई थी. वो उसने दिखाया, कहता कि ये जो, मुझे नहीं कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन उसने बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स बनाई थी. कह रहा था ये, और ये बात है कुछ 6-7 महीने, जब पाकिस्तान में अभी अर्तुगरुल वो जो ड्रामा है ना, यहाँ पे भी स्टार्ट आई गेस नहीं हुआ था या होने लगा था, उसकी हाइप बन रही थी. उसने वो जितनी भी उनकी वो जो मतलब बॉडी पे डिफरेंट वो जो पार्ट्स थे, वो सारी चीज़ें उसने उनके साथ तस्वीरें बनाई हुई. कहता है ये मोस्टली जो चीज़ें वो वजीराबाद से बन के गई हुई हैं, जो उन्होंने अपने ड्रामे में यूज़ किया. हाँ, ड्रामे में यूज़ किया.
गॉड, अगर नहीं भी यूज़ की ना तो उस लेवल की उसने अपनी पिक्चर्स में दिखाई कि यहाँ बन रही है. मतलब अगर अभी बनती ना तो मुझे लगता है कि यार ये ना विद इन द कंट्री इसकी डिमांड है, मतलब वो लोगों एफिलिएशन के लिए लोग परचेज कर रहे हैं. तो ये उस वक्त ये कुछ 6 से 7 महीने पुरानी बात है. उस वक्त उसने मुझे पिक्चर्स दिखाई थी वहाँ. अच्छा, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. अगर हमारा फुटबॉल या अगर इस तरह की और जो स्पोर्ट्स की चीज़ें सारी दुनिया में जा सकती हैं तो क्या बाकी चीज़ें नहीं जा सकती? चेस सेट्स पाकिस्तान में बनते हैं, आपको पता है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूज होते हैं, कोर्ट में बनते हैं. इस तरह फुटबॉल हमारी यहाँ बनती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं. डॉक्टर पूरी दुनिया के मशहूर इंस्ट्रूमेंट तो हमारे पास ही बनते हैं. दिस इज अ ह्यूज मार्केट एंड इट्स सैड कि ये मार्केट्स पिछले 20 साल में मरी हैं. काफी ऐसी टेक्सटाइल एक जमाने में हम इसमें किसी दिन हमें इस पे डिस्कशन रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये यहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी आई है वो क्रिएट कहाँ से हुई है, और ये जितने सिल्क रूट्स की आपने बात किया, ट्रेड रूट्स जो थे वो ख़त्म क्यों हुए, कौन सी ऐसी पार्स थी जिन्होंने ना यहाँ पे एक जो यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वेस्ट को या उनको ब्लेम करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो इंसर्जेंसी कराई है इसकी वजह से. लेकिन इस पे किसी दिन हम डिबेट कर सकते हैं. हैदर स्पेशली वेरी इंटरेस्टेड इन कि हमारे मैप मेकर हैं, सर्टिफाइड मैप मेकर है पाकिस्तान नाउ. तो एक बार खुद ही बैठ के जीटी रोड की रिसर्च लगे हुए थे करने. तो ये दिस इज इन आवर प्लान, तो इंशाल्लाह करते हैं. हमारी एक वैसे ग्रैंड प्लान है, डोंट अभी इस पे कोई एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन देयर इज अ ग्रैंड वीडियो दैट माइट कभी आए which is on Silk Route. हम लोग Silk Route को डिस्कस करेंगे, Silk Route की हिस्ट्री से शुरू करेंगे. अभी जैसे हम बात कर रहे थे पिछले दिनों वो आई गेस ट्यूसडे को या वेडनेसडे को एक एग्रीमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है यूएस और यूके ने कि वो जो उनकी जोहरी तवानाई से चलने वाली जो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन, उसके अंदर उनको सपोर्ट देंगे, टेक्नोलॉजी यूएसए देगा. अच्छा. उससे पहले उनका एग्रीमेंट था 2016 में फ्रांस के साथ. तो भी फ्रांस और चाइना उसके ऊपर खासे नाराज़ हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो बेसिकली, और इनका जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में ये है कि बेसिकली ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इसके अंदर जो उनके सिक्योरिटी के और डिफेंस के जो इंटरेस्ट हैं वो उनको मीट करना चाह रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी. तो अब ये इंडो पैसिफिक रीजन जिसमें अंदर यानी यहाँ से यूएस से उधर की जो स्टेट जो जहाँ से आके मिलती हैं, चाइना से आगे का सी, तो इंडियन ओशन और इससे बाकी जो कंट्रीज़ हैं, तो ये जो दोबारा से वर्ल्ड के अंदर अब एक नई जो पोलराइजेशन हो रही है रीजनल, और उधर से यूएस डिफरेंट नए ब्लॉक्स बन रहे हैं. दूसरा इसमें हमें ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि क्या कहते हैं उसको, इससे पहले यूएस ने एक वो क्वाड का अलायंस बनाया, इससे पहले यूएसए ने वो बनाया बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड आई गेस, जिसमें G7 P5 के नाम से था. तो उनका अभी तक क्या रिजल्ट निकला है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है जो कि नई शुरू हुई है, इनिशिएट हुई है ना, कि वो हर कुछ अरसे के बाद ना वो एक नया वो एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन अभी तक वो फुलफिल बेसिकली ये टारगेट करना चाह रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने शुरू किया. तो चाइना के पास तो इस वक्त उसकी इकॉनमी में पैसा है, कर्ज़ों पे उसकी इकॉनमी खड़ी नहीं हुई भी, तो इसलिए चाइना तो अभी इंजेक्ट कर रहा है, कर सकता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपने बलबूते पे चला रहा है. तो ये जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं बहुत सारे, ये इनको स्पॉन्सर कौन करेगा, जैसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का था कि हम इसको काउंटर करेंगे, लेकिन उस पर इवन वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं वही क्वेश्चन कर रहे थे कि इसको फाइनेंस कौन करेगा, तो क्या IMF या वर्ल्ड बैंक इसको पैसे देंगे. सो इस पर इवन वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं या बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो इससे एग्री नहीं करते. तो इस तरह के बहुत सारे अलायंसेस बन रहे हैं. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है. और ये उसको ही SCO के उसमें तनाजुर में हम इसको देख सकते हैं. दैट्स ग्रेट. तो खत्म करते हैं आज की पॉडकास्ट. फिर काफ़ी लंबी हो गई है. काफ़ी लंबी हो गई है ऑलरेडी. और काम भी अभी काफ़ी पड़ा हुआ है. काम भी आज काफ़ी बिजी डे है. हाँ चलें, ठीक है. थैंक यू सो मच सामा एंड हैदर. We'll see you soon on Monday with a new panel. Hello. खुदा हाफिज़.